अभी हम षड्रस सिद्धांत का अप्लाइड एस्पेक्ट देख रहे थे पिछले वीडियो में। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं पथ्यापथ निर्धारण में षड्रस की उपयोगिता। दोष का षड्रस से संबंध देखने के पश्चात पथ्यापथ निर्धारण में करने में अधिक उपयोगिता हो सकती है। दोषों की प्रबलता देखकर उस दोष के विपरीत रस का चयन किया जा सकता है। शोधन में षड्रस की उपयोगिता क्या है? वमन कराने हेतु प्रायः अग्नि वायव्यात्मक कटु एवं तिक्त रसात्मक द्रव्यों का चयन किया जाता है। विरेचन के लिए प्रायः पृथ्वी व्याप्यात्मक मधुर एवं अम्ल रसात्मक द्रव्यों का चयन किया जाता है। अब फिर हम देखते हैं धातु पोषण सिद्धांत। धातु पोषण सिद्धांत का परिचय देखते हैं। आयुर्वेद में धातु पोषण से संबंधित 3 न्यायों का वर्णन प्राप्त होता है। पहला है क्षीर दधि न्याय, दूसरा है केदारी कुल्ला न्याय, तीसरा है खले कपोत न्याय। अब पहला हम देखते हैं क्षीर दधि न्याय क्या होता है। इसे सर्वात्म परिणमन पक्ष भी कहा जाता है। जिस प्रकार दूध से सर्वात्मना दही उत्पन्न होता है, दही से नवनीत होता है, नवनीत से घृत बनता है और घृत से घृतमंड उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। रक्तादि गर्भ के प्रारंभ से ही पोषित होते रहते हैं। अपनी रसाग्नि से पचकर रक्तता को प्राप्त करता है, रक्त रक्ताग्नि से पचता हुआ मांसता को प्राप्त करता है। इस प्रकार पूर्व धातुओं से उत्तर धातुओं का परिणमन होता है। यह धातु पोषण का एक पक्ष है। अब जिसे देख रहे हैं, दूध से दही बना, दही से बटर बना, बटर से घी बना, एक पक्ष से ही दूसरे पक्ष का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से सुख का परिणमन होता रहता है। इसीलिए इसका एक नाम और है सर्वात्म परिणमन पक्ष भी इसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं केदारी कुल्ला न्याय। केदारी कुल्ला न्याय क्या है? जिस प्रकार खेत का मतलब होता है केदारी में सिंचित नाली कुल्ला भी कहते हैं, का जल समीप के खेत को सिंचित कर क्रम से दूसरे खेतों को सिंचित करता है, उसी प्रकार आहार रस भिन्न भिन्न मार्गों से रस आदि धातुओं को उन धातुओं के समान अंशों से पोषित करता है। जो समीप की धातु है उस धातु का पोषक भाग उसे शीघ्र ही पोषित करता है, और जो धातु दूर है उसका पोषण देर से होता है। मतलब इसका कहने का यह तात्पर्य है कि किदारी खेत और नाली कुल्ला जल समीप के खेत को सिंचित कर जो जितना समीप रहेगा क्याली उसका सिंचन यथाशीघ्र होता है, और जो जितना दूर रहता है उसका सिंचन उतना ही विलंब से होता है। अब देख लीजिए इसे केदारी कुल्ला न्याय इमेज। केदारी कुल्ला न्याय पर आचार्य वाग्भट का मत। गर्भ की नाभि में माता के हृदय की रसवाहिनी नाड़ी में संबंध रहता है, जिसके द्वारा गर्भ का पोषण होता रहता है, जैसे खेत की फसल का पोषण नालियों द्वारा होता है। ये अष्टांग हृदय द्वारा दिया गया है। और केदारी कुल्ला न्याय पर आचार्य वाग्भट का मत क्या है? आचार्य वाग्भट ने तृतीय माँ के गर्भ के संदर्भ में कहा है। अब हम देखते हैं खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय है जिस प्रकार कबूतर अलग अलग दिशाओं से खल धान एकत्रित किया जाता है में आते हैं और अनाज चुग कर अपने अपने स्थानों पर ले जाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग मार्गों से धातुओं का पोषण आहार रस से होता है। तो तात्पर्य है कि जब किसी खलिहान में जो कबूतर दाना चुगने आते हैं, तो दाना चुगने के पश्चात जब वो तृप्त हो जाते हैं, तो जो कपोत का घर जितना दूरी होगा उसे पहुंचने में उतना समय लगता है, विलंब होता है। इसी प्रकार हमारा रस रक्त आदि धातुएं भी जो जितना समीप रहेगा रस धातु का यथाशीघ्र होता है, फिर रक्त धातु का, ऐसे उत्तरोत्तर धातु का पोषण होता है। अब हम देखते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का परिचय देखते हैं। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का वर्णन चरक संहिता शारीर स्थान में प्राप्त होता है। आचार्य चक्रपाणी ने इस सिद्धांत को मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी माना है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या होता है? यावंतो ही लोके मूर्तिवंतो भाव विशेषास्तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतो लोके हित। पुरुष लोक जगत के स्वरूप वाला होता है। पुरुष लोक जगत के स्वरूप वाला होता है। लोक में जितने मूर्तिमान भाव हैं उतने ही भाव विशेष पुरुष में भी है, और जितने भाव पुरुष में होते हैं उतने ही भाव लोक में भी होते हैं। लोक पुरुष साम्य के कुछ उदाहरण: लोकगत भाव और पुरुषगत भाव। जैसे हम देखते हैं जो पुरुषों में पाया जाता है, पुरुष मूर्ति में और लोक में पृथ्वी। पुरुषगत भाव क्लेद, लोकगत भाव आप। पुरुषगत भाव संताप,
लोकगत भाव अग्नि, पुरुषगत भाव प्राण, लोकगत भाव वायु, पुरुषगत भाव छिद्र समूह, लोकगत भाव आकाश, पुरुषगत भाव अंतरात्मा, लोकगत भाव ब्रह्म, पुरुषगत भाव अहंकार, लोकगत भाव इंद्र, पुरुषगत भाव आदान कर्म, लोकगत भाव सूर्य, पुरुषगत भाव रोष, लोकगत भाव रुद्र, पुरुषगत भाव प्रसाद प्रसन्नता, लोकगत भाव सोम, पुरुषगत भाव सुख, लोकगत भाव वसु, पुरुषगत भाव कांति, लोकगत भाव अश्विनी कुमार, पुरुषगत भाव सभी इंद्रिया, लोकगत भाव विशेष विश्व देवता, पुरुषगत भाव मोह, लोकगत भाव तम, पुरुषगत भाव ज्ञान, लोकगत भाव ज्योति, पुरुषगत भाव गर्भाधान, लोकगत भाव सृष्टि, पुरुषगत भाव बाल्यावस्था, लोकगत भाव कृतयुग, पुरुषगत भाव युवावस्था, लोकगत भाव त्रेता युग, पुरुषगत भाव वृद्धावस्था, लोकगत भाव द्वापर युग, पुरुषगत भाव रोगावस्था, लोकगत भाव कलयुग, पुरुषगत भाव मृत्यु, लोकगत भाव युगांत। अब देख लिया हमने, जितना भाव पुरुषगत भाव होता है उतने ही लोक जगत में भी पाए जाते हैं। अब लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का प्रयोजन क्या होता है? लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का प्रयोजन बताते हुए अत्रे कहते हैं कि लोक को अपने में और अपने को लोक में समान रूप से देखने से सत्य या बुद्धि उत्पन्न होती है। संपूर्ण जगत को अपने में देखने से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे सुख और दुख के कर्ता हम स्वयं हैं, अन्य कोई नहीं। अब व्याधि रूपी सिद्धांत देखते हैं क्या है। इसका परिचय ये है। व्याधि रूपी सिद्धांत का वर्णन चरक संहिता के विमान स्थान में प्राप्त होता है। व्याधि रूपी सिद्धांत एक खलु दौ पुरुषौ व्याधित रूपो भवतः गुरु व्याधितः लघु व्याधितश्च। चरक विमान स्थान 7-3 में है। व्याधि पुरुष रोगी व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। गुरु व्याधित कुछ व्यक्ति बड़ी व्याधि से ग्रस्त होते हैं, परंतु मन बल और शरीर के उत्तम भावों से युक्त होने के कारण छोटी व्याधि से ग्रस्त हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुरु व्याधित कहते हैं। कुछ व्यक्ति बड़ी व्याधि से ग्रस्त होते हैं, परंतु मन बल और शरीर के उत्तम भावों से युक्त होने के कारण छोटी व्याधि से ग्रस्त हैं, ऐसा प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुरु व्याधित कहते हैं। और लघु व्याधित कुछ व्यक्ति छोटी व्याधि से ग्रस्त होते हैं, परंतु मन बल और शरीर के हीन भावों से युक्त होने के कारण बड़ी व्याधि से ग्रस्त हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे व्यक्तियों को लघु व्याधित कहते हैं। अब व्याधित रूपी सिद्धांत का प्रयोजन क्या है? अज्ञानी वैद्य गुरु व्याधित को लघु व्याधि से ग्रस्त समझकर मृदु संशोधन देते हुए दोषों को और व्याधि बढ़ा देते हैं, और लघु व्याधित को बड़ी व्याधि से ग्रस्त समझकर तीक्ष्ण संशोधन देकर रोगी को और क्षीण कर देते हैं। अतः चिकित्सा में सफलता के लिए गुरु और लघु व्याधित का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम अगला सिद्धांत देखते हैं, प्रकृति विकृति विषम समवाय सिद्धांत। इसका परिचय देखते हैं। इस सिद्धांत का वर्णन चरक संहिता के विमान स्थान में प्राप्त होता है। रस दोषों का मेल दो प्रकार से होता है, एक प्रकृति के अनुसार गुण का और दूसरे विकृति के अनुसार गुण का न होना। जब मिले हुए रस या दोष प्राकृत गुणों को बिना दबाए मिले हों तब वह मेल प्रकृति समवाय कहलाता है। जब मिले हुए रस या दोष प्राकृत गुणों को दबाकर मिले हों तब वह मेल विकृति विषम समवाय कहलाता है। यदि कोई द्रव्य जिसमें कई रस हों या कोई रोग जिसमें कई दोष हों तो हमें पहले व्यक्तिगत रस या दोष की भूमिका तय करनी चाहिए और फिर संपूर्ण समूह की अर्थात संपूर्ण द्रव्य या व्याधि की। यह प्रकृति समवेत संयोग है, ऐसा विकृति विषम समवाय संयोग में संभव नहीं है। विकृति विषम समवाय संयोग को निम्नानुसार समझा जा सकता है। न त्वेम खलु सर्वत्र, रस और दोष के प्रभाव से द्रव्य और विकार का निश्चय सर्वत्र द्रव्य और विकार में नहीं होता है। विकृति विषम समवेत वताना, विकृति रूप से मिले हुए तथा विषम रूप से मिले हुए का। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं। विकृति संवेद जैसे तंडुलियक में विद्यमान मधुर रस स्वाभाविक रूप से स्नेह वृक्ष आदि गुणों को बढ़ाने वाला है, परंतु विकृति संवेद होने से तंडुलियक स्नेह वृक्ष आदि गुण नहीं बढ़ाता। विषम संवेद जैसे तिल में कषाय कटु तिक्त और मधुर रस होते हैं, यदि रस अमात्रा में न मिले हो तो तिल भी पित्त कफ हर या त्रिदोष हर हो जाए, किंतु तिल पित्त कफ कारक होता है। यहाँ रस कभी अपना कार्य कर रहे हैं और कभी नहीं कर रहे हैं, अतः विषमता का अनुमान किया जा सकता है। नानात्मक नाम अनेक प्रमाण का होना विषम समवाय में हेतु होता है। परस्परेण चोपहता नाम एक दूसरे के गुणों से उत्पघातित होने से विषम समवाय होता है। अन्यश्च कल्पना भेद से द्रव्य के गुणों में बदलाव आ जाता है। यहाँ कल्पना से तात्पर्य स्वरस स्वाद कल्क आदि है।